पढ़ा जिसका नाम था टेस्ट क्रॉस, याद है? बोला गया था कि मेंडल वॉज श्योर फॉर हिज पेरेंट, यस और नो? पेरेंट वॉज प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड। और उन्होंने F1 के लिए भी श्योर थे बिकॉज F1 वॉज अ इम्प्योर, प्योर की हाइब्रिड, हाइब्रिड। मेंडल F2 के लिए श्योर थे, किसके लिए? रेसेसिव के लिए। लेकिन डोमिनेंट के लिए श्योर। तो डोमिनेंट फिनोटाइप क्या दो प्रकार का जीनोटाइप रख सकता है? यस। एक कौन? प्योर, और एक कौन? इम्प्योर। तो मेंडल अपने डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए श्योर नहीं थे और उन्हें मालूम था कि वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। उन्होंने एक क्रॉस बनाया, क्रॉस का नाम, और टेस्ट क्रॉस के बारे में क्या था? इट इज अ क्रॉस विच टेस्ट जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। फिर वहां पर रेशियो आया 1:1। जितने टाइप के गैमीट बनेंगे, याद रखना, उतने टाइप का क्या, उतने ही 1 का क्या होगा? बोलो, रेशियो होगा। गाय गैमीट अगर 2 बनेंगे तो इट इज 1:1। गैमीट अगर 1 बनेगा तो सारे के सारे इंडिविजुअल एक जैसे, और अगर गैमीट कितने बन जाए? 4, तो रेशियो क्या होगा? 1:1:1:1। आइए आज हम लोग मेंडल की इन बातों में एक्सेप्शन ढूंढते हैं। तो याद रखते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में ऐसी कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन मेंडेलियन लॉ के एक्सेप्शन पढ़ना चाहिए हमें। पहले हमें एक बार मेंडल के लॉ का सिंप्लीफिकेशन जान लेना चाहिए। और ये 3 बात है। पेरेंट को हम लोगों ने देखा था, दे वर द टॉल एंड द डॉर्फ। हर बार टॉल एंड डॉर्फ हो ये जरूरी नहीं है, कोई और भी करेक्टर ले सकते हो। मेंडल ने लिए थे 7 करेक्टर और 14 वैरायटी। पर एक बात तय है कि मेंडल को मालूम था अगर टॉल पेरेंट है तो प्योर होगा कि इम्प्योर? प्योर। और डॉर्फ अगर पेरेंट है तो वो भी क्या होगा? प्योर। मेंडल जब यहाँ पर क्रॉस करते थे तो वो श्योर थे कि ब्लेंडिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? क्या होगा? टॉल करेक्टर आएगा, यानी दोनों पेरेंट का करेक्टर आएगा कि ये? जरा ध्यान सुन लो, मेंडल वॉज श्योर दैट कि दोनों पेरेंट का करेक्टर F1 में आएगा। दोनों पेरेंट का करेक्टर F1 में नहीं आएगा। जिस पेरेंट का करेक्टर आएगा वो होगा डोमिनेंट। देखिए उल्टा मत सोचना। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं जो डोमिनेंट करेक्टर होगा वो F1 में आएगा। इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। जो F1 में आएगा उसे कंसीडर करेंगे डोमिनेंट। ओके? क्या जो F1 में आएगा उसे क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। तो बताओ F1 में दोनों पेरेंट के करेक्टर की एक पेरेंट का करेक्टर आएगा। और मेंडल कहते थे देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग। अगर मिक्सिंग नहीं है तो उन्होंने बोला था करेक्टर किस फॉर्म में है? पार्टिकल। और पार्टिकल का नाम क्या रखा था? फैक्टर। क्या ये मेंडल की बात थी? आज इसी बात का एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं, एंड दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आपकी एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम पर है और इसे बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझने की जरूरत है। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इसको समझने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। पौधे का नाम है एंटीराइनम। एंटीराइनम इज ऑल्सो नोन एज स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन नाम का एक प्लांट है जिसका नाम है एंटीराइनम। एक और एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी लिख लीजिए आप, एंड दैट इज नोन एज मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, एंड दैट इज नोन एज 4 o'clock प्लांट। ये बात ऑब्वियस है कि ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल मेंडल ने तो नहीं लिए होंगे। अगर मेंडल ने लिए होते तो एक्सेप्शन ऑफ मेंडल होते नहीं। ये मेंडल के बाद लोगों ने देखा। मेंडल ने देखा कि मेंडल के बाद? मेंडल के बाद देखा गया कि एंटीराइनम में, एंटीराइनम नाम का जो पौधा है या जो स्नैपड्रैगन नाम का पौधा है, उसके पास 2 प्रकार के फ्लावर है। कुछ फ्लावर, पहले मैं बोल रहा हूँ, उसने 2 प्रकार के फ्लावर लिए। एक लिए रेड, बोलो क्या लिए? रेड। और एक फ्लावर लिया व्हाइट। तो याद रखना एंटीराइनम में 2 प्रकार के फूलों का कलर है। एक है बेटा लाल कलर के फूल है और दूसरे सफेद कलर के फूल है। तो लाल और सफेद रंग के जो फूल है इनका क्रॉस कराया गया और बिल्कुल मेंडल के लॉ के हिसाब से कराया गया।
और मेंडल के 3 काम याद है। पहला काम है सिलेक्शन ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, प्रोड्यूस F1। उन्होंने क्या किया कि एक बंदा मेल लिया और एक बंदा फीमेल लिया। हुआ यूं कि उन्होंने मेल वाला या फीमेल वाला कोई वाला भी एक ले लिया रेड। क्या ले लिया? रेड। बताओ, रेड फ्लावर वाला एक प्लांट लिया, उसे मेल बना दिया, और व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट जो था उसे उन्होंने बना दिया फीमेल। बताओ, एक प्लांट में कैसे फूल निकलते थे? लाल, और एक में कैसे व्हाइट निकलते थे, सफेद निकलते थे। तो उनमें से एक मेल हुआ और एक फीमेल। पर अगर मुझे मालूम है कि रेड भैया कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर पेरेंट बात की जा रही है और मेंडल की तरह बात की जा रही है, तो मुझे मालूम है रेड विल बी प्योर और इम्प्योर और व्हाइट विल बी प्योर, क्योंकि मेंडल हमेशा पेरेंट उन्हें बनाते थे जो क्या हो, प्योर। ऑल्दो ये क्रॉस मेंडल नहीं कर रहे हैं, मेंडल कोई और कर रहा है, लेकिन मेंडल को झूठा साबित करने के लिए मेंडल की तरह सोचना पड़ेगा। और मेंडल ने पेरेंट कैसे लिए थे? तो ये भी प्योर, ये भी प्योर। और फिर इन्होंने क्रॉस कराया। अब बताओ, अगर मेंडल होते तो क्या कहते? दोनों का कैरेक्टर आएगा और जो आएगा वो डोमिनेंट। तो उनको लग रहा था या तो रेड आएगा या तो व्हाइट। अजीब बात हुई, आ गया पिंक। क्या आ गया? पिंक। और जैसे ही पिंक आया, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वाले उछल पड़े। बुलाओ मेंडल को, कहां है? बुलाओ इसको। ये नहीं कहता था कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं होता है। बोले ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता है? देखो हो रहा है, लाल में क्या मिलाया गया? सफेद। तो क्या होगा? गुलाबी। तो लाल में जब सफेद मिला दिया जाएगा तो गुलाबी आएगा। तो किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर F1 में, तो मेंडल पहले ही बात में गलत साबित होते हैं। मेंडल कहते थे कि F1 में दोनों का आएगा कि किसी एक का। यहाँ दोनों में किसी का, बीच का आ गया, और बीच में ये वाला रेड और ये वाला। तो लोगों ने कहा लाल में सफेद मिलाओ, क्या हो जाता है? गुलाबी। तो ये ब्लेंडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्लेंडिंग। किसी ने कहा जल्दबाजी मत करो, ब्लेंडिंग मत कहो, हो सकता है ब्लेंडिंग ना हो, चला F2 भी करा लो। बोले करा लो, इसमें क्या है? पिंक का क्रॉस पिंक के साथ करा दिया गया। अब बताओ, अगर ब्लेंडिंग होगी तो गाढ़ा पिंक का पौधा आना चाहिए। क्या बोला? नहीं बोला, नहीं आया। रेड में व्हाइट अगर ब्लेंड हो गया तो क्या आया? पिंक। और अगर पिंक और पिंक लोग क्रॉस करें तो 2 पिंक रंग मिलाओ तो कैसा होगा? गाढ़ा पिंक आना चाहिए। अगर ये हो गया तो ब्लेंडिंग हो रही। क्या हो रही है? ब्लेंडिंग। पक्का? तो जब उन्होंने पिंक का क्रॉस किया, यानी पिंक की सेल्फिंग की, पिंक ही मेल बनाया, पिंक ही फीमेल बनाया, तो उन्हें 3 कंडीशन मिली। कुछ रेड आए, क्या है? रेड। और कुछ क्या है? पिंक। और कुछ आए व्हाइट। और किस रेशियो में आए? 1:2:1। तो बोले ये ब्लेंडिंग है कि नहीं है? नहीं है। पर यहां तो लग रही है। यस, इस पॉइंट पर ब्लेंडिंग लग रही है, लेकिन ब्लेंडिंग है कि नहीं है? नहीं है। ब्लेंडिंग है तो रेड और व्हाइट मिलकर के क्या बनाया? पिंक। तो पिंक और पिंक को क्या बनाना चाहिए? गाढ़ा पिंक। क्या गाढ़ा पिंक आया? क्या आया? रेड आया, पिंक आया, व्हाइट आया। लोगों ने कहा इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, आइए इसके जीनोटाइप समझकर इसके बारे में बात करें। तो सारे लोग बताओ, अगर मैं रेड कलर का एलील R मानूं, क्या मानूं? R, कैपिटल R, और व्हाइट का मानूं स्मॉल r, तो बताओ ये प्योर बीट के हाइब्रिड? प्योर बीट तो कैपिटल R कैपिटल R। और जो लोग कैपिटल R देख रहे हैं 200% मरेंगे। लोकस देखोगे, यहाँ पर कैपिटल R, यहाँ पर कैपिटल। अच्छा बताओ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा? बताओ यहाँ पर स्मॉल r, यहाँ पर स्मॉल r। तो बताओ ये क्या है? कैपिटल R। और ये वाला? तो बताओ पेरेंट प्योर बीट थे कि हाइब्रिड थे? प्योर बीट। और प्योर बीट में रेड की व्हाइट? रेड। और ये वाला व्हाइट। इससे एक प्रकार का गैमीट की 2 प्रकार का? 2 प्रकार का। बंदा होमोजाइगस है, सेग्रीगेशन का लॉ कहता है जब भी होमोजाइगस होगे गैमीट एक प्रकार का। बताओ कौन सा? कैपिटल R। बोलो। और इससे स्मॉल r। और जैसे बेटा आपस में मर्ज हुए तो क्या बना? कैपिटल R और स्मॉल r। बताओ होमोजाइगस के हेटेरोजाइगस? बताओ प्योर ब्रीड की हाइब्रिड? बस यहां पर लोगों ने बोला जब तक प्योर ब्रीड है, बोलो
तो डोमिनेंस पूरी तरीके से निभ रहा है, पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और जब हाइब्रिड है तो डोमिनेंस पूरी तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा, पर दिखाई तो पड़ रहा है, पर पूरी तरीके से कि इनकम्प्लीट, एंड दैट्स व्हाई कैपिटल आर स्मॉल आर हमेशा तुम्हें क्या देगा? पिंक। कैपिटल आर बोलो, स्मॉल आर राइट, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक। ये और ऑब्वियस हो जाएगा जब यहां देखोगे। बोलो, ये रहा कैपिटल आर और ये रहा स्मॉल आर, ये क्या रहा? कैपिटल आर और ये रहा स्मॉल आर। बताइए क्या दोनों पेरेंट की हाइट बेटा आपस में बेटा सेल्फिंग की गई? चलो पुनेट स्क्वायर बनाओ, बनाओगे तो दिखाई पड़ेगा। बोलो, ये क्या है? कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल आर, ये वाला स्मॉल आर। बोलो, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। रेड की पिंक, वाइट पिंक। तो बताओ कितने फिनोटाइप? 3, एक रेड, 2 पिंक, एक वाइट। यस और नो? तो बताओ फिनोटाइप कैसा? 1:2:1 और जीनोटाइप भी। तो बताओ इनका बंदा ये प्योर की इम्प्योर? प्योर। और ये वाला प्योर। तो बताओ जीनोटाइप भी कितने प्रकार का? 3, प्योर, इम्प्योर, प्योर और फिनोटाइप भी। बोलो, रेड, पिंक, व्हाइट। तो देखने में भी कितना? 3 और अंदर से भी कितना? 3। तो बताओ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो अलग अलग किससे? बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। जीनोटिपिक 1:2:1। यस और नो? और बताइए इस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। नहीं, सीम्स होती है, लगता है क्या हो रही ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, पर है कि नहीं है? अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता तो पिंक और पिंक मिलता तो क्या बनता? गाढ़ा पिंक। गाढ़ा पिंक बना क्या बना? रेड, व्हाइट एंड पिंक। तो किसी ने बोला अगर ये ब्लेंडिंग नहीं है तो है क्या? बोले बस इतना है कि यहां पर रेड करेक्टर पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो रहा, तो कंप्लीट डोमिनेंस की इनकम्प्लीट? कंप्लीट। और यहां पर तो उन्होंने बोला जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, फिर से बोलो, तो डोमिनेंस अपने आप को आधा एक्सप्रेस करेगा कि पूरा? और जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो आधा। ये सब जगह, कुछ जगह, कौन सी कुछ जगह? एंटी राइनम और पक्का। तो बोलते हैं सर जी हमें कुछ समझ में नहीं आता, व्हाट इज कंप्लीट, व्हाट इज इनकम्प्लीट। पहले हमें डोमिनेंस का मतलब पढ़ाओ। और एनसीईआरटी कितने खूबसूरत तरीके से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ाती है, उसकी लाइनें भी मैं तुम्हें पढ़ के सिखाऊंगा। पहले आप इतना सिखाओ मुझे, बताओ मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो शुरुआत में ब्लेंडिंग लगता है, बताओ हमने रेड फ्लावर लिए थे, व्हाइट के साथ क्रॉस कराया, क्या मिला? पिंक। लगता है रेड और व्हाइट मिक्स हो गए हैं, तो क्या आया? पिंक। पिंक और पिंक आपस में मिक्स हो गए, बताओ गाढ़ा पिंक आएगा? नहीं आया। क्या आया? रेड, पिंक, व्हाइट। किस रेशियो में? 1:2:1। जीनोटाइप कितने? 3। फिनोटाइप भी 3। कौन कौन से फिनोटाइप? रेड, पिंक, व्हाइट। जीनोटाइप प्योर, इम्प्योर, प्योर। किस रेशियो में? 1:2:1। बोलो, 1:2:1। और आप लोग अपना पेन साइड में रख दीजिए। मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा, दूसरी बार आपसे पढ़ूंगा। जब मैं आपसे पढ़ रहा हूँ तब आप लिख लीजिएगा, ओके? मैंने कई बार आपको पढ़ाया, कई बार, कि बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए आपको सेंट्रल डॉगमा समझना पड़ेगा। नो डाउट ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया तुम्हें दे रहा हूं। वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉयड की डिप्लॉयड? डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास क्रोमोसोम पेयर्ड की अनपेयर्ड? पेयर्ड है बेटा। इधर देखते जाओ, मैंने कहा था, अगर खैर तुम लिख रहे हो तो लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कहा था इधर ध्यान देना। हमारे पास जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, जिनका नाम है होमोलॉगस क्रोमोसोम, बोलो क्या नाम है?
और ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम में पाए गए हैं लोकाय। क्या पाया जाए? लोकाय। और लोकाय में क्या प्रेजेंट है? जीन। बोलो, याद है जीन? जीन के अल्टरनेट फॉर्म एलील। एलील की डेफिनेशन याद है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन प्रेजेंट अपॉन डिफरेंट। मैं को इतना पक्का मालूम है बच्चा मेरा परेशान नहीं होगा और मुझे सही जवाब देगा। बताओ, क्या ये जीन है? एलील ही जीन है। एलील ही क्या है? जीन। और जीन ही क्या है? एलील। तो बोलते हैं अगर ये जीन है तो ये क्या बनाता होगा? आप भूल गए? एमआरएनए। क्या बनाता होगा? प्रोटीन। पक्का? और प्रोटीन से क्या बनता होगा? एंजाइम। मदद करो, क्या बनता होगा? एंजाइम। एंजाइम से क्या हो रही है? रिएक्शन। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, रिएक्शन हो रही होगी। प्रोडक्ट से क्या बन रहा होगा? फिनोटाइप। पक्का? अब बोलते हैं कि जब हम लोग पुराने समय पे जब मैमल इस दुनिया में आए तो वी हैव द वाइल्ड जीन। कैसे जीन? कोई जीन में कोई खराबी नहीं थी, हम जंगली लोग थे, वाइल्ड जीन थी, एकदम वाइल्ड डोमिनेंट जीन थी। याद रखना, ये जीन अगर एमआरएनए बना सकती है तो ये भी एमआरएनए ही बनाएगी। अगर ये एमआरएनए बनेगी तो इससे भी क्या बनेगा? प्रोटीन। और अगर प्रोटीन बनाएगा तो इससे भी क्या बनेगा? एंजाइम। फिर से बोलो। और अगर एंजाइम बन गया दोस्त तो इससे भी क्या होगी? रिएक्शन। और इससे भी क्या बनेगा? प्रोडक्ट। अब बताओ, इस फिनोटाइप पर एक एलील का कंट्रोल की दोनों का? किसी भी कैरेक्टर के लिए अगर हाइट है तो कितनी एलील? कलर है तो, हेयर कलर है तो बताओ एक जीन के कितने एलील? दो। अब चलो दोनों मेरे साथ पढ़ो। दोनों जीन से क्या बना? फिर 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 तो फिनोटाइप पे एक का कंट्रोल की दोनों का? बोले कालांतर में क्या हुआ? ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कालांतर। कालांतर में यूं हुआ कि भाई जो तुम्हारी एक जीन थी इन दोनों में वो म्यूटेटेड हो गई, उसमें म्यूटेशन हो गया। इट गेट म्यूटेटेड। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज। सडन चेंज हो गया, यानी कि ये वाली जो तुम्हारी जीन थी इसमें सडन चेंज आ गए। और जैसे ही सडन चेंज आए, म्यूटेशन आए, हमने इस जीन को या इस एलील को मान लिया मॉडिफाइड एलील। बोलो क्या? मुझे सारे शब्द आपसे सुनने हैं और आपको मुझे बताने हैं। व्हाई दिस इज नोन एज मॉडिफाइड एलील? हाँ, क्योंकि इसमें क्या हुआ? म्यूटेशन। और इसमें म्यूटेशन तो बताओ ये मॉडिफाइड की नॉर्मल? और नॉर्मल को मैं मॉडिफाइड बोलूं कि अनमॉडिफाइड? अनमॉडिफाइड। तो बताओ म्यूटेशन की वजह से एलील पेयर में क्या हुआ? दो कंडीशन। एक कैसी? अनमॉडिफाइड। और एक कौन सी? मॉडिफाइड। एक कौन सी? और एक कौन सी? मॉडिफाइड। अच्छा बताओ म्यूटेशन के पहले क्या था? म्यूटेशन के पहले क्या था? बोलो। दोनों से क्या बन रहा था? दोनों से, दोनों से, दोनों से, दोनों से, दोनों से फिनोटाइप। यस और नो? यहां पर कोई डाउट? अब क्या हुआ? दोनों में हुआ कि एक में? एक में जैसे मेटा म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होते ही उसमें क्या आया? सडन चेंज। वो क्या हो गई? अच्छा ये वाली, इसके लिए मैं श्योर हूं कि अगर ये अनमॉडिफाइड है, अगर ये तो ये क्या बनाएगी? क्या 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 क्या? यानी इस पे कोई बदलाव, पर बदलाव तो इसमें हो सकता है। यस और नो? क्योंकि इसमें क्या हुआ है? सडन चेंज। और बोले सडन चेंज होने की वजह से इस एलील का नाम मॉडिफाइड एलील। और मॉडिफाइड एलील के बनते ही अब तीन पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटी? बोले तीन पॉसिबिलिटी में आपके दिमाग में है। जैसा, वैसा, वैसी, वैसा, वैसी, वैसा, वैसा। तो चले जाने तो हमारे दिमाग में तो है वन जीन
क्या एक जीन एक एंजाइम को कंट्रोल करेगी और एक एंजाइम एक फिनोटाइप को कंट्रोल करेगा? यस। खैर आइए, अब और अच्छी बात है, ये भी अच्छा ही हुआ कि चला गया था, एक कट गया था। अब हमारे बच्चे दोबारा रिवीजन कर लेंगे, कर लेंगे। बताइए, हमारे पास क्या पेयर क्रोमोसोम है? पेयर क्रोमोसोम में बेटा 2 एलील थी। बताओ, दोनों एलील में से एक का क्या हो गया? म्यूटेशन। और एक का म्यूटेशन। जो म्यूटेशन नहीं हुआ वो नॉर्मल की एबनॉर्मल? अगर वो नॉर्मल है तो बताओ मॉडिफाइड की अनमॉडिफाइड? बस शाबाश मेरे बच्चे। अगर वो अनमॉडिफाइड है तो आज भी एमआरएनए बना रही है। क्या बना रही है? एमआरएनए। और प्रोटीन बन रही है। प्रोटीन से क्या बन रहा है? एंजाइम। एंजाइम बन रहा है। एंजाइम से क्या हो रही है? रिएक्शन। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट। व्हाट इज एस? व्हाट इज पी? क्या हो रही है? प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बना रहा है? फिनोटाइप। बताओ, फिनोटाइप पे कम से कम एक आदमी का तो कंट्रोल है। वो कौन? अनमॉडिफाइड एलील। फिर से बोलो। लेकिन बताओ, दूसरी एलील में म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होने की वजह से बताओ इसमें कैसा चेंज आया? सडन चेंज। फिर से बोलो। सर जी, म्यूटेशन होने की वजह से इसमें सडन चेंज आ गया। और अगर बेटा इसमें सडन चेंज आ गया तो ये एलील वही रही कि मॉडिफाइड? तो अब मेरे पास वो पेयर में एक कैसा हो गया? अनमॉडिफाइड। और एक कैसा हो गया? मॉडिफाइड। पक्का? अगर ये अनमॉडिफाइड ना, अगर ये मॉडिफाइड ना हुई होती तब क्या होता? एमआरएनए बनाती, प्रोटीन बनाती, एंजाइम बनाती, रिएक्शन करती, प्रोडक्ट बनाती। लेकिन क्या हो गई है? और मॉडिफाई होने की वजह से 3 पॉसिबिलिटी हैं। कैसी बेटा? 3। पहली पॉसिबिलिटी मैं लिख रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 लिखा मैंने। पहली पॉसिबिलिटी कि मॉडिफिकेशन के बावजूद भी एमआरएनए बना। एमआरएनए बनने के अलावा प्रोटीन बना, और प्रोटीन बनने के बाद नॉर्मल एंजाइम बना। एबनॉर्मल की नॉर्मल? नॉर्मल। नॉर्मल एंजाइम बना। और ये जो नॉर्मल एंजाइम बना, इसने बताइए क्या किया होगा? रिएक्शन। क्या बनाया होगा? प्रोडक्ट। अब मेरे को क्वेश्चन का जवाब अगर तुमने सही से सुना है तो दे पाओगे। बताओ, इस एलील का नाम और इसका नाम। लेकिन ये मॉडिफाइड होने के बावजूद भी कोई फर्क पड़ा? अगर फर्क नहीं पड़ा तो अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड इक्विवेलेंट की इनइक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट। ऐसी एलील को बोला गया इक्विवेलेंट एलील। बोलो क्या नाम है? इक्विवेलेंट। और होल्ड ऑन, जल्दबाजी में मत रहना और बहुत गौर से सुनना। जल्दबाजी में मत रहना और गौर से सुनना। यह भी हो सकता है कि पहला ही केस में एमआरएनए बने, प्रोटीन बने, नॉर्मल एंजाइम की बजाय लेस एफिशिएंट एंजाइम बने। अब कई बार बच्चे और इवन टीचर, मैं ये कभी नहीं कहना चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं बाकी टीचर खराब है, लेकिन कई बार हम लोग आपस में बहस करते वक्त इस चीज को समझ नहीं पाते और ईगो सामने आ जाता। कभी कभी मेरा भी आ जाता है, फिर मैं सुनना बंद कर देता हूं, नहीं यही सही है। नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा डिस्कशन के लिए खुला रहना चाहिए मंच, और तब आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आइए, बोलते हैं नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम का मतलब क्या? लेस एफिशिएंट का एंजाइम का मतलब एंजाइम काम वही कर रहा लेकिन रेट वही है कि स्लो। मैंने कहा कि तुम्हें जेके मंदिर तक पहुंचना है, पहले तुम बहुत तेजी से भागते थे तो 10 मिनट में पहुंच जाते थे, आजकल थोड़ा स्लो भाग रहे हो, आधा घंटे में पहुंच रहे हो। तो क्या आप काम पूरा कर रहे हो? यस, लेकिन फास्ट की स्लो? फास्ट की स्लो? इसका मतलब लेस एफिशिएंट होने पर भी एंजाइम क्या रिएक्शन को बैलेंस करता है? यस सर। प्रोडक्ट बनाता है? यस सर। फिनोटाइप पर कंट्रोल करता है? यस सर। तो फिनोटाइप पर उस समय पर कंट्रोल एक का कि दोनों का? हाँ, दोनों का। हाँ बताओ, इसका मतलब अगर पहला केस है जिसमें नॉर्मल एंजाइम बन रहा है या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, उस केस में अनमोडिफाइड और मोडिफाइड दोनों लोग किसे कंट्रोल कर रहे हैं? प्रोडक्ट को। इसका मतलब फिनोटाइप पर एक का कंट्रोल कि दोनों का? सोना मत,
एक का कि दोनों का? इसका मतलब इस केस में अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड कैसे हैं? एक के। यस और नो? अच्छा, कंडीशन नंबर 2 आई और कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि सर मॉडिफिकेशन के बाद, म्यूटेशन के बाद सर एमआरएनए बना, सर एमआरएनए से प्रोटीन भी बनी और सर प्रोटीन से एंजाइम भी बना, बट ये बना नॉन फंक्शनल एंजाइम। बोलो कैसा? यानी एंजाइम बना लेकिन फंक्शन किया कि नहीं किया? अब सुनोगे नहीं तो फिर गड़बड़ करेंगे। बताओ फंक्शन किया कि नहीं किया? हाँ? अगर ऐसी कंडीशन आई तो बताओ, मैं इसे हटा दे रहा हूं क्योंकि हटाना जरूरी है, अभी फिर से मैं लिख दूंगा। अगर ऐसी कंडीशन हो, ऐसी, अब आप देख पाओगे कि एक कैसा है, फिर से बोलो, और एक कैसा है, अनमोडिफाइड। क्या बना रहा? और इसका मतलब फिनोटाइप पे कंट्रोल किसका? और किसको फिनोटाइप से लेना देना नहीं है? मॉडिफाइड। क्योंकि क्या बना रहा है? क्या फंक्शनल की नॉन फंक्शनल? बताओ रिएक्शन, प्रोडक्ट, फिनोटाइप। तो बताओ फिनोटाइप पर इसका कंट्रोल होगा कि नहीं? हाँ? तो बोलते हैं कंडीशन नंबर 2 इज द कंडीशन ऑफ रेसेसिव जीन। कौन सी जीन? वो जो बेटा अपना कंट्रोल खो दे, किसमें? फिनोटाइप में, दैट इज डोमिनेंट की रेसेसिव, और जो रखे वो डोमिनेंट। तो केस नंबर 2 में अनमोडिफाइड कैसे बिहेव करेगी? डोमिनेंट। और मॉडिफाइड कैसे बिहेव करेगी? रेसेसिव। नहीं यार। कंडीशन नंबर 3, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। द कंडीशन नंबर 3 कि सर मॉडिफाइड एलील से एमआरएनए नहीं बना, और जब एमआरएनए नहीं बना तो प्रोटीन, एंजाइम, देयर इज अ नो एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम। और जब एंजाइम ही नहीं बना तो बताइए इसने रिएक्शन में हिस्सा? तो रिएक्शन में हिस्सा किसने लिया? अनमोडिफाइड। तो अनमोडिफाइड क्या कहलाया? डोमिनेंट। और मॉडिफाइड क्या कहलाया? रेसेसिव। तो रेसेसिव कहलाने की कितनी कंडीशन है? 2। कब? जब एंजाइम कैसा हो? नॉन फंक्शनल या फिर नो एंजाइम। अब फिर से कंडीशन नंबर 1 लिख रहा हूं। अब उन दोनों को देखना बंद करो। अब कंडीशन नंबर 1 फिर से लिख रहा हूं, मेरी मदद करो। बताइए क्या यहां पर म्यूटेशन हुआ? क्या यहां म्यूटेशन हुआ? जीन क्या हो गई? मॉडिफाई होने के बावजूद भी क्या बना रही है? एमआरएनए। क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। और क्या बन रहा है? एंजाइम। क्या बन रहा है? एंजाइम। कैसा? या तो बन रहा है नॉर्मल एंजाइम, बोलो क्या, या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम, बोलो क्या, लेस एफिशिएंट एंजाइम। और ऐसी दोनों ही कंडीशन में बताओ काम होगा? बताओ एक करेगी कि दोनों? क्या दोनों एलील काम करेंगी? नो सर। इस कंडीशन में ये तो कर ही रही थी, मॉडिफिकेशन के बावजूद भी ये भी करती रही। इस कंडीशन में बताओ ये दोनों एलील आपस में। और कंडीशन नंबर 2 और 3 में एक वाली जिसका नाम था अनमोडिफाइड, इट इज डोमिनेंट, और जो मॉडिफाइड है वो रेसेसिव। यस और नो? यस। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने के मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होंगी, क्योंकि आपने जो लिखा होगा वो मैं मिटवा दूंगा और मैं कहूंगा कि मेरी बात मानो। मैं कहूंगा ऐसा कभी कभी मैं कहता हूं मेरी बात मानो? किसकी बात माननी है? और अगर एनसीईआरटी की बात आपको सही समझ में आए तो जो आपने पुराने समय पे जो कुछ भी लिखा है उसे काट दीजिएगा और आज आप अपनी धारणाएं बदल लीजिएगा और लड़िएगा मत मुझसे। चलिए पेज नंबर 76, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। पहले सुन लो फिर एक बार में करेंगे। सरदार जी मत किया करो, किसकी इतना जरूरी फोन था? घर से था तो बाहर जाके बात किया करो। चलो, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। एवरीवन मेरे साथ पढ़िएगा और मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? सर डोमिनेंस है क्या?
चलो पता लगाते हैं क्या। वाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, क्यों दुनिया में कुछ डोमिनेंट हैं और कुछ रिसेसिव एलील हैं। टू टैकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट जीन डज, हमें ये पता करना चाहिए जीन क्या करता है। भले ये लोग ना बताएं, तुम बताओ जीन क्या करता है। जीन से mRNA, प्रोटीन, एंजाइम, रिएक्शन, प्रोडक्ट, फिनोटाइप। यस, आगे चलो। व्हाट जीन डज, ओके। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। व्हाट इज पर्टिकुलर ट्रेट? फिनोटाइप। ओके, अब वो अपना टाइम वेस्ट करके चला गया, अपनी जिंदगी का सबसे बुरा काम किया तो बाहर गया इस समय। अभी सुनो, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। ऊपर देखो, इधर कितनी कॉपी हैं? 2। फिर नीचे देखो, एज अ पेयर ऑफ एलील। नाउ दीज 2 एलील नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल। जरूरी नहीं कि दोनों क्या हो? आइडेंटिकल। कैसे? एक कैसी हो सकती है और एक कैसी? एक कैसी? अनमोडिफाइड। एक कैसी? ये कहां लिखा है? ये भी लिखा है, आगे देखो। देयर नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल, ओके। एज एन हेट्रोजाइगोट वन ऑफ दे में बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस। एक उनमें से कुछ अलग है क्योंकि उसमें क्या है? चेंजेस। क्या नाम है चेंज का? ऊपर देखो, क्या नाम है? इन दोनों में से दोनों एक जैसी की, इसमें एक चेंज है और उसका नाम म्यूटेशन। ये भी आगे लिखा है, देखो। सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन अबाउट विच विल यू रीड इन फर्दर ऑन एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर। बताओ ये किसके बारे में बोले? म्यूटेशन। उस चेंज का नाम क्या है? म्यूटेशन। बोले अगले चैप्टर में सर म्यूटेशन पढ़ा देंगे। नहीं, हम अभी पढ़ा दे रहे। बताओ व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज। तो क्या इस जीन में कोई सडन चेंज हुआ है? अच्छा, आगे देखो। विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन्स। तो बताओ, अगर चेंज हुआ है तो हमारी एलील क्या रही? वही रही कि मॉडिफाई? मॉडिफाई। और इस तरीके से कितनी एलील हो गई? 2। एक कौन? अनमॉडिफाइड। और एक जिसमें चेंज आए और जिसमें नहीं आए, अनमॉडिफाइड। पक्का? इस पैराग्राफ तक किसी को कोई समस्या नहीं? आगे चलो। Let us take an example of gene that contains the information of producing an enzyme. Every gene produce one enzyme. One gene, one enzyme. Hypothesis. Yes or no? आगे line. Now there are 2 copies of this gene. The 2 allelic form. Let us assume, as in more common, that the normal allele produce normal enzyme. ऊपर आओ. It is नॉर्मल। कैसी? क्या बनाया? mRNA। क्या बनाया? प्रोटीन। क्या बनाया? एंजाइम। नॉर्मल क्या एबनॉर्मल? नॉर्मल। इसका मतलब है नॉर्मल ने क्या बनाया? नॉर्मल। आगे चलो। ओके, लेट अस assume that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of the substrate S. ओके, S से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। द theoretically, ये लाइन सबसे खतरनाक है और बड़ी कम लिखी गई। Theoretically, the modified allele could be responsible for production of। अब इधर देखो, theoretically, इधर देखो, ये वाली कैसी? मॉडिफाइड एलील के कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3। अब मुझसे पढ़ो पहली वाली। नॉर्मल एंजाइम और लेस एफिशिएंट एंजाइम। मिला? दूसरी पॉसिबिलिटी बुक में क्या लिखा है? नॉन फंक्शनल एंजाइम। तीसरी पॉसिबिलिटी नो एंजाइम। बताइए, मैंने पढ़ा है कि एनसीईआरटी? बताओ कितने प्रकार की एलील? 3। 3 की 2। एक कौन? और एक जिसमें चेंज आए, जिसमें चेंज नहीं आए। अनमोडिफाइड में कोई बदलाव? अभी वे mRNA बना रही है और प्रोटीन बन रहा है, एंजाइम बन रहा है। नॉर्मल की एबनॉर्मल? हाँ, लेकिन मॉडिफाइड एलील की 3 पॉसिबिलिटी हैं। क्यों 3 पॉसिबिलिटी? क्योंकि उसमें क्या हुआ? म्यूटेशन। और म्यूटेशन से उसमें बदलाव आए हैं और बदलाव होने के बाद वो नॉर्मल की मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड होने पर एक बदलाव के 3। पहला
वो कैसा एंजाइम बनाए, नॉर्मल या फिर नॉन फंक्शनल। नॉर्मल और दूसरा पॉइंट नॉन फंक्शनल एंजाइम, तीसरा। और अब जरा एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना, मुझे गालियां मत देना क्योंकि तुम दोगे, मुझे मालूम है। अगली लाइन, इन द फर्स्ट केस, व्हाट इज फर्स्ट केस? मैं नहीं जानता, व्हाट इज फर्स्ट केस? नॉर्मल एंजाइम। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। मैंने क्या लिखा है देखो यहाँ, केस नंबर 1 में इक्विवेलेंट, यानी जैसी वैसी, क्योंकि दोनों हिस्सा ले रही हैं रिएक्शन में। क्या बना रही हैं? प्रोडक्ट में। एंजाइम दोनों बना रही हैं और फिनोटाइप दोनों बना रही है, इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट जीन। और बहुत सारे बच्चों ने इसके सामने एरो लगा करके लिखा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, काट दीजिए, गलत है। कितने सारे लोगों ने लिखा है? बहुत बढ़िया बच्चे, कुछ लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि ये टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ रहे हैं ना, तो लोग सोचते हैं पहला केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अभी नीचे जब मैं पढ़ा रहा था तो 3-4 बच्चे मिले, उन्होंने कहा हाँ हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिख रखा है। मैं बहुत मारूंगा, मैंने यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल पढ़ाया ही नहीं। यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? डोमिनेंस। फिर से बोलो, डोमिनेंस। तो पहला केस, चलो पहला केस में दोनों में कोई भी डोमिनेंट, दोनों एक जैसी हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। आगे की लाइन, सच इक्विवेलेंट पेयर आर वेरी कॉमन, ऐसे बहुत कॉमन है। बट इफ अंडरलाइन दे करना, बट इफ एलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम, कंडीशन नंबर, भूल गए? अरे इधर देख लो ऊपर, कंडीशन नंबर 2 इज, कंडीशन नंबर 3 ही नो एंजाइम। पक्का? अब मैं पढ़ रहा हूं, बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द phenotype may be affected। और ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा सेंटेंस। phenotype may be affected, इसका क्या मतलब है? phenotype अफेक्ट ही हो जाएगा, हाँ? यानी कि अफेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बेटा मत हंसो, वरना किस्मत तुम पे हंसेगी तो तुम बहुत रोगे। कंडीशन नंबर 2 देयर इज, और कंडीशन नंबर 3, इस केस में बताओ फिनोटाइप बदल भी सकता है? बदल ही जाएगा, बदल भी सकता है। तो ना बदले तो ना बदले। आगे चलो, the phenotype may be affected, the phenotype oblique trait will only be dependent on the function of the unmodified allele। यानी इन दो केसेस में, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, phenotype किस पर डिपेंड करेगा? अनमोडिफाइड एलील। किस पर? बताओ, क्योंकि इसने कैसा बनाया? नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम, और इसने क्या बनाया है? फंक्शनल एंजाइम। इसका मतलब ये क्या बना रही है? एमआरएनए। क्या बना रही है? प्रोटीन। क्या बना रही है? एंजाइम। क्या बना रहा है? रिएक्शन। क्या हो रहा? प्रोडक्ट। क्या बन रहा? फिनोटाइप। तो आई एम श्योर कि फिनोटाइप को कौन कंट्रोल कर रहा? अनमोडिफाइड। और इनका रोल, क्योंकि इन्होंने एंजाइम बनाया लेकिन वो फंक्शनल की नॉन फंक्शनल, और इन्होंने एंजाइम ही नहीं बनाया। इसका मतलब इनका बेटा फिनोटाइप पे कोई रोल, तो फिनोटाइप पे रोल मॉडिफाइड है कि अनमॉडिफाइड? अब फिर से यही लाइन पढ़ रहा हूं, देखो, द phenotype oblique trait will only be dependent on the functioning of unmodified allele। and अगला लाइन, the unmodified allele which represent the original phenotype is known as dominant। उस केस में, किस केस में? केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में अनमॉडिफाइड एलील क्या कहलाएगी? डोमिनेंट। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में अनमॉडिफाइड क्या कहलाएगी? डोमिनेंट। डोमिनेंट
फिर से पढ़ रहा हूं, द अनमोडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली कॉल्ड एज रेसेसिव। मैंने पहले लिख दिया, बोलो क्या? रेसेसिव। क्या लिख दिया? रेसेसिव। आगे सुनो, रेसेसिव एलील मिल गया। हेंस इन द एग्जाम्पल अबव, अबव मतलब केस नंबर 2 और केस नंबर 3, द अबव द ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन, सॉरी, इन द एग्जाम्पल अबव द रेसेसिव ट्रेट, किस कौन सा ट्रेट? रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। इसलिए जो आपकी 3 कंडीशंस हैं, कितनी कंडीशन? उनमें से पहली कंडीशन क्या है? इक्विवेलेंट एलील। फिर से बोलो, पेज नंबर 76 में 3 कंडीशन लिखी हैं। 3 कंडीशन में पहली कंडीशन क्या प्रोड्यूस करेगी? इक्विवेलेंट एलील। और बाकी दोनों कंडीशन डोमिनेंट एंड रेसेसिव, और ये वाली दोनों कंडीशन क्या प्रोड्यूस करेंगी? रेसेसिव। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड अगर क्या ना पैदा करे? एंजाइम या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम पैदा करे। बताओ डोमिनेंट है कि रेसेसिव? तो फिर सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? मैं बता दूं, इस पूरे पैराग्राफ में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात ही नहीं की गई। क्या क्या बोला मैंने? इस पूरे पैराग्राफ में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात ही नहीं की गई। तो फिर किसकी बात की गई? डोमिनेंस। जरा हेडिंग को एक बार फिर से पढ़ो, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। यहां हेडिंग नहीं है बेटिया, उधर पढ़ो। अभी इसमें एक और खुलासा करने जा रहा हूं, वो भी एनसीईआरटी से। फिर कहोगे कहां लिखा है, इसलिए दिखाना पड़ता है। और मैंने कहा था ये बड़ी चमत्कारिक लाइन है। अभी वापस आता हूं, पहले वो तुम 3 चीजें संभालो। बताओ, क्या आप 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस पढ़ा पाओगे? जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसा रिएक्शन, वैसा प्रोडक्ट, वैसा फिनोटाइप। कालांतर में दोनों जीन हमारी काम कर रही थी। पहले शुरुआत में काम कर रही थी, दोनों एमआरएनए बना रही थी, प्रोटीन बना रही थी, एंजाइम बना रही थी, रिएक्शन हो रही थी, प्रोडक्ट बन रहा था। फिनोटाइप पर एक का कंट्रोल की दोनों का। फिर म्यूटेशन हुआ, एक कैसी हो गई और एक और अनमोडिफाइड में कोई बदलाव। क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? क्या हुआ? आज भी एक फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही है। मॉडिफाइड की एक पॉसिबिलिटी की 3। अगर उसने बनाया नॉर्मल एंजाइम और लेस एफिशिएंट एंजाइम, तो क्या वो भी प्रोडक्ट बनाएगा? फिनोटाइप कंट्रोल करेगा? इसका मतलब मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड दोनों कंट्रोल करेंगे? दोनों अलग, चेंज होने के बाद भी अलग नहीं हुए। इसका मतलब दोनों एलील इक्विवेलेंट हैं। लेकिन कंडीशन नंबर देयर में भी नॉन फंक्शनल एंजाइम, और उस केस में अनमोडिफाइड एमआरएनए बनाता रहा, प्रोटीन बनाता रहा, एंजाइम बनाता रहा, रिएक्शन होती रही, प्रोडक्ट बनता रहा, फिनोटाइप बनता रहा। बताओ फिनोटाइप पे किसका कंट्रोल? किसका कंट्रोल नहीं? मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड डोमिनेंट, क्या हुआ? रेसेसिव। और अनमोडिफाइड डोमिनेंट हो। यस और नो? और बुक ने लिखा कि फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, और इफ फिनोटाइप बिकम ओरिजिनल, यानी कि बेटा मेरे बच्चे, अगर फिनोटाइप में कोई बदलाव ना हो, इवन इन केस नंबर 2 और 3, ध्यान सुनो, 2 और 3 केस होने के बावजूद भी म्यूटेशन के पहले जो प्रोडक्ट बन रहा था, जो फिनोटाइप आ रहा था, ठीक वैसा ही फिनोटाइप म्यूटेशन के बाद भी आता रहा। इसका मतलब फिनोटाइप बदला कि नहीं बदला? इसका मतलब अब हम लोग क्या कहेंगे? अनमोडिफाइड जीन को डोमिनेंट, और उसको क्या कहेंगे? रेसेसिव। और अगर बदलाव आ गया, अगर तो हम कहेंगे कि डोमिनेंट एलील का पूरा एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब में भी अफेक्टेड हो जाएगा तो फिनोटाइप वही रहेगा कि बदल जाएगा? और जब बदल जाएगा तो इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। केवल एक हिंट है जो तुम नहीं समझ पाए। फिर से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी।
इसीलिए देख रहा हूं मैं। फिर से लाइन नंबर 3 से, बट इफ the allele produces non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be। इसका मतलब कभी कभी अफेक्ट भी नहीं होता और कभी कभी अफेक्ट हो जाता है। तो जब हो जाता है तो क्या है और जब नहीं होता है तो क्या? पहले जब नहीं होता है उस पे आओ। द मॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द, जरा अंडरलाइन करो, विच रिप्रेजेंट द, पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे, केवल सुन रहे हो। द मॉडिफाइड एलील, मिला लाइन? मिला? बोलो चलो। द मॉडिफाइड एलील, सॉरी, द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं? म्यूटेशन होने के बावजूद फिनोटाइप बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला। मतलब क्या है? ओरिजिनल है। इसका मतलब अभी भी म्यूटेशन के पहले वाला जो फिनोटाइप था वही है। उस केस में क्या होगा? देखो, द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज नोन एज डोमिनेंट एलील। उस केस में ये क्या कहलाएगी? डोमिनेंट। बट मे बी अफेक्टेड, ये भी तो लिखा है। अगर अफेक्टेड हो गया तो किसकी वजह से? अनमोडिफाइड की वजह से कि मॉडिफाइड? मॉडिफाइड। इसका मतलब अनमोडिफाइड जीन का डोमिनेंस तो एक्सप्रेस हो गया पर इनका डोमिनेंट एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो कंप्लीट डोमिनेंस की इनकम्प्लीट। और इसलिए बोलते हैं जब कैपिटल आर आए तो बताओ दोनों की दोनों इक्विवेलेंट की इनइक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट। तो हमें क्या मिला? रेड। फिर से बोलो। और जब स्मॉल आर आए तो दोनों इक्विवेलेंट, रेड की वाइट। इसका मतलब यहां पर प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? नहीं बना। और जब कैपिटल आर और स्मॉल आर आए तो एक जीन डोमिनेंट था, दूसरा रेसेसिव। तो एक का एक्सप्रेशन पूरा हुआ कि आधा? एंड दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि ओरिजिनल फिनोटाइप रहा कि बदल गया? अगर ओरिजिनल फिनोटाइप रेड था और रेड ही बना रहता तो बदलता नहीं। तो बताओ कंप्लीट डोमिनेंस होता कि इनकम्प्लीट? और अभी क्या हो गया? इनकम्प्लीट। नहीं आया? आया? तो बताओ नहीं आया? हाँ, क्या नहीं आया? हाँ, मैंने बोला कि अगर ये दोनों मिलकर के रेड कलर पैदा करते थे, अब सुनना ध्यान से, ये और ये, एक में म्यूटेशन हो गया, उसने हिस्सा लेना बंद कर दिया। इसका मतलब इस रेड कलर में एक का मतलब केस नंबर 2 और केस नंबर 3 हुआ, यानी इसने क्या बनाया? नॉन फंक्शनल। और दूसरा नो एंजाइम। इसका मतलब इस रेड कलर आने में इस जीन का रोल और इस जीन का रोल बना रहा। और केस क्या हुआ कि फिनोटाइप पे क्या आ गया? इफेक्ट। अगर इफेक्ट आ गया तो बताओ एक जीन ने तो रेड करने की कोशिश की, पर रेड करने की कोशिश में उसके पास कितनी एलील रही? एक। और दूसरी ने उसका सपोर्ट, क्योंकि दूसरा भी अगर कैपिटल आर होता तो डोमिनेंस कंप्लीट हो जाता। दूसरे के पास क्या है? स्मॉल आर। तो इसने डोमिनेंट होने की कोशिश की, पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। और बेटा अगर ये भी आ जाता तो क्या हो जाता? पूरा क्या होता? रेड। लेकिन एक ने कोशिश की और एक ने नहीं की, इस वजह से कंप्लीट इनकम्प्लीट। ये हर बार नहीं होता है, क्योंकि इस केस में तुम्हारा फिनोटाइप क्या है? इफेक्टेड। अगर बेटा म्यूटेशन के बाद भी फिनोटाइप इफेक्ट ना हुआ होता तो कैपिटल आर भी रेड देता, कैपिटल आर स्मॉल आर भी रेड देता, और केवल स्मॉल आर ही क्या देता? वाइट देता। क्योंकि उस केस में फिनोटाइप ओरिजिनल से बदलता नहीं। पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, हम समझ रहे हो उसकी धारणा, क्योंकि वो जो एक चीज बैठाल के तुम लोग आते हो ना, उसे छोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज आपने बहुत सारे टीचर्स पढ़े। मैं जब तक तुम्हें समझा नहीं दूंगा तब तक यहां से जाऊंगा नहीं। एक भी स्टूडेंट के साथ मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम क्या? मैंने कह दिया था कि ये बड़ी चमत्कारिक लाइन है। क्या नाम है? फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि फिनोटाइप अफेक्टेड नहीं भी हो सकता है। यस और नो? तो पहले नहीं भी अफेक्ट हो को सोच सीखो। मान लो एक अनमोडिफाइड है और एक मॉडिफाइड है और अफेक्ट नहीं हुआ। अफेक्ट
अफेक्ट नहीं हुआ। तो बताओ अनमोडिफाइड और मोडिफाइड दो तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एवरीवन हियर मेरी मदद करो, बताओ अनमोडिफाइड क्या बना रही है? फिर पक्का? अच्छा बताओ जब म्यूटेशन नहीं हुआ था, जब हाँ इससे क्या बन रहा था? mRNA, प्रोटीन, एंजाइम, रिएक्शन, प्रोडक्ट, फिनोटाइप। बताओ कैसा कलर आ रहा था? रेड। बताओ इस रेड में एक का रोल कि दोनों का? दोनों का। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा बताओ अब क्या हुआ? क्या हुआ? म्यूटेशन। और इसमें म्यूटेशन ये वाला बताओ इससे क्या बना? प्रोटीन, एंजाइम, रिएक्शन, प्रोडक्ट। केस नंबर 1 mRNA, प्रोटीन, नॉर्मल एंजाइम, लेस एफिशिएंट रिएक्शन, प्रोडक्ट। आज भी रेड ही है क्योंकि बेटा मॉडिफिकेशन के बावजूद भी फिनोटाइप चेंज नहीं हुआ। यस। अब सुनो तीसरा, म्यूटेशन होने पर केस नंबर 2 आया और केस नंबर 3 आया। केस नंबर 2 और 3 में कौन नहीं बदला? तो क्या बनता रहा? क्या बनता रहा? क्या बनता रहा है? क्या बनता रहा? क्या हो रहा? फिनोटाइप। और फिनोटाइप ओरिजिनल ही रहा? नो सर। इसका मतलब अफेक्ट, इसका मतलब रेड रहा। इसका मतलब इस रेड में किसका रोल? अनमोडिफाइड का। किसका रोल नहीं? इसका मतलब रेडिफाइड अपना एक्सप्रेशन शो, फिर भी कलर बदला नहीं है। इट इज केस व्हेन द फिनोटाइप इज ओरिजिनल। ओरिजिनल जो था वही है आफ्टर म्यूटेशन। एंड केस नंबर 2 and 3 की म्यूटेशन भी हो गया और दूसरी जीन सपोर्ट भी नहीं कर रही है और फिर भी फिनोटाइप बदला नहीं है। लेकिन अगर बदल जाता तो क्या होता? बदल जाता तो ये हो जाता पिंक। क्या होगा? मे बी अफेक्टेड। और क्यों बदला? अनमोडिफाइड की वजह से। किसकी वजह से? मॉडिफाइड। और केस नंबर 1 की वजह से नहीं, केस नंबर 2 और 3 की वजह से। इसका मतलब उस केस में केस नंबर 2 और 3 से जो सपोर्ट मिल रहा था मिला कि नहीं मिला? अभी भी कलर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अनमोडिफाइड। और वो केवल क्या दे पाया? आर। और इधर से आर नहीं मिल पाया। इस वजह से बताओ एक्सप्रेशन पूरा हुआ कि आधा? आधा। और इसी को क्या बोला? और अगर मान लो ना बदला होता, अगर फिनोटाइप ना बदला होता म्यूटेशन होने के बावजूद, तो रेड था, रेड रहता। और वो रेड रहता कैपिटल आर में भी और कैपिटल आर और स्मॉल आर में भी। व्हाइट केवल किस में आता है? स्मॉल आर नहीं आया। इसलिए बोल रहा हूं एनसीईआरटी को जो लोग क्लेम करते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, उनसे कहो दोबारा पढ़ो। समझ रहे हो? और बहुत सारे बच्चों की बुक में मैंने पहले वाले पॉइंट पे जहां पर लिखा है लेस एफिशिएंट एंजाइम और नॉन फंक्शनल और नॉर्मल एंजाइम, उसके सामने लिखा हुआ देखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? दैट इज इक्विवेलेंट एलील। कौन बोला? और बाकी दोनों केस क्या है? रेसेसिव एलील। कौन बोला? ऐसे नहीं आया। कितने लोगों को नहीं आया? सच बोलना। एनीवन? हाथ उठाओ ऊपर। शाबाश। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पहली क्लास है जिसमें सबको आ गया, या तो आप झूठ बोल रहे हो? आ गया? क्या बात है यार, शाबाश। तो बताओ क्या हमें डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट आ गया? और क्या कोई भी हमें पूछेगा बता दोगे? अगर कोई भी भटकती आत्मा तुमसे मिल जाए कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, बोलो आओ एक बार सुनो, एक बार बताने में तुम्हें आ जाएगा, फिर तो अब नहीं आता, बाहर में जाओ। अब बता पाओगे? चलो बताओ, क्या मेरा सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट पढ़ पाओगे? व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसा रिएक्शन, वैसा प्रोडक्ट, वैसा फिनोटाइप। 2 एलील थी, दोनों वाइट थी, दोनों प्रोडक्ट बना रही थी, दोनों का इफेक्ट था। कालांतर में समय रहते हुए क्या एक में चेंज आया? चेंज का नाम म्यूटेशन। एक में चेंज, एक अनमोडिफाइड है।
एक मॉडिफाइड है। अनमॉडिफाइड आज भी नॉर्मल एंजाइम बना रही है। मॉडिफाइड के कितने केस? 3, या तो नॉर्मल एंजाइम या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम, दूसरा या फिर नो एंजाइम। पहला केस याद आया? अनमॉडिफाइड नॉर्मल एंजाइम बना रही है, मॉडिफाइड भी नॉर्मल एंजाइम बना रही है, दोनों एलील एक ही वाले है, यस और नो? केस नंबर 2 और 3 में दूसरी जीन का कोई रोल, एक ही जीन का रोल है, और एक ही जीन का रोल किस पे है? फिनोटाइप। और फिनोटाइप बदल भी सकता है, अगर नहीं बदला तो ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। बदल गया तब भी ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव, लेकिन ये डोमिनेंट पूरा एक्सप्रेस क्या कहलाया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस और नो? यस सर। टाइम बताओ। 1 बजा? 1:15। इट इज कोडोमिनेंस इज अवर नेक्स्ट एक्सेप्शन। हमारी बुक का दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस पढ़ने के पहले हर बच्चे को मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ना चाहिए। ज्यादा भाषण देने से टाइम वेस्ट हो जाता है, सुनना है नहीं तुम्हें। मल्टीपल एलिलिज्म ये कहता है कि अगर नॉर्मल एलील होते तो क्रोमोसोम 1 होते कि 2? हम लोग हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? तो बताओ, 1 लोकस की 2 लोकस? कुर्सियां 1 की 2? और बैठने की जगह कितनी? 2। तो बैठ कितने लोग सकते हैं? 2। तो बोलते हैं नॉर्मली डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? 2। और दोनों एलील अपना आसपास के लोकस में आ जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मोर देन 2 एलील्स पाए जाएं, 2 की मोर देन 2 एलील्स पाए जाएं, इट इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। सर क्या मतलब है इसका? बोले कैरेक्टर का नाम है ब्लड ग्रुप, और बोलते हैं इसको कंट्रोल करने वाली जीन का नाम है आई। कौन सी जीन? अब आई के 2 एलील होने चाहिए जैसा कि लोगों को मालूम है, लेकिन आई के 3 एलील, एक है आई ए, एक है आई बी और एक है स्मॉल आई। तो बताइए, 1 एलील की 3 एलील, मतलब 2 की 2 से ज्यादा, तो कंडीशन मल्टीपल एलिलिज्म। बताओ, मल्टीपल यानी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 3 एलील है। नाम बताओ? आई ए, आई बी, स्मॉल। अब ध्यान सुनना, हर एक एलील एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी। जैसा डीएनए वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसा। अब देखो तुम्हारी सर्कुलेटरी सिस्टम की नॉलेज काम आएगी। हमसे बताया गया था कि ब्लड ग्रुप समझने के लिए आपको एंटीजन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? एंटीजन। तो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। तो बताओ, व्हाट इज ब्लड ग्रुप ए? तो बताओ इसमें कौन सा एंटीजन? ए। तो बोलते हैं आरबीसी के ऊपर एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। फिर से बोलो, ग्लाइकोप्रोटीन। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे यहां तक ले आओगे। ले आओगे? बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किससे बन रहा होगा? सबस्ट्रेट। क्या हो रही होगी? रिएक्शन। क्या होगा? एंजाइम। क्या होगा? एमआरएनए। क्या होगा? सॉरी, एंजाइम को बनाने के लिए प्रोटीन, प्रोटीन के लिए एमआरएनए, डीएनए। डीएनए में क्या होगी? जीन। तो जैसी जीन वैसा एमआरएनए, वैसा प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसी रिएक्शन, वैसा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम ग्लाइकोप्रोटीन। अब हुआ क्या कि ग्लाइकोप्रोटीन 2 प्रकार की, एक है ए टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन और एक है बी टाइप। बोलो,
तो बोलते हैं जब भी IA टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन आएगी, कौन सी? तो आरबीसी में IA टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने के लिए वी हैव IA नाम का जीन। कौन सा जीन? IA। अब बताओ इन IA में टोटल एलील कितने थे? 3। एक कौन? IA, IB। फिर से बोलो। लोग कितने? कुर्सियां कितनी? तीनों लोग बैठ जाए। इन 3 में से कोई 2 बैठेंगे। और बोलते हैं अगर इन एलील में, मैं यहां बना रहा हूं, पहली कुर्सी में IA बैठ जाए और दूसरी कुर्सी में भी IA बैठ जाए, तो बोलते हैं IA एक डोमिनेंट एलील है। कैसी एलील है? डोमिनेंट। और वो IA और IA कंडीशन पैदा करती है, IA और IA, और इससे A नाम का ग्लाइकोप्रोटीन पैदा होगा। और आरबीसी में A नाम का ग्लाइकोप्रोटीन पैदा होते ही ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A। नहीं आया सर? आया? तेरा इधर देखो, जो लोग IA देख रहे हैं बर्बाद होंगे, जो लोग लोकस देख रहे हैं वो आबाद है। बताओ लोकस कितने? लोग कितने? यहां पर बैठने के लिए कितने लोग दावे? 3 लोग दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलो कौन? IA, IB, स्मॉल। IA कैसा है? ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। किस प्रकार की? A। IB भी कैसा है? डोमिनेंट। फिर से बोलो। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। कौन सी? B। और स्मॉल I कैसा है? रेसेसिव। ये कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाया गया था, जो एंजाइम नहीं बनाएगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और उसी का नाम रेसेसिव। तो बताओ आइए, क्योंकि ये एंजाइम, रिएक्शन, प्रोडक्ट, इसका मतलब बताओ ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा कि नहीं? नहीं। तो बोलते हैं अगर आइए सामने आ जाए तो ब्लड ग्रुप। भैया सामने देखते रहो, आखिरी के 15 मिनट है, हो सकता गड़बड़ी हो जाए तो कुछ ना है। पहली कंडीशन ये हो गई सर जो आपने पढ़ाई में, फिर से पहली कंडीशन लिख रहा हूं और अच्छे तरीके से समझो। पहली कंडीशन ये है कि हो सकता है कि क्रोमोसोम में जहां पर ब्लड ग्रुप का एलील रहता है, एक तरफ IA आ जाए, दूसरी तरफ IA आ जाए। बताओ होमो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा? होमो जाएगा। यूं भी तो हो सकता है कि सर एक जगह पर कैपिटल IA आ जाए और एक जगह पर स्मॉल I आ जाए। बताओ ये डोमिनेंट की रेसिड्यू, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा? ये नहीं बनाना चाहेगा। बताओ एक्सप्रेस होगा कौन सा? ब्लड ग्रुप A। बताओ ब्लड ग्रुप A को बनाने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? एक कौन? IA और एक कौन? IA स्मॉल I। बताइए ब्लड ग्रुप A बनेगा? यस सर। अगली कंडीशन देखो, हो सकता है कि सर यूं भी हो जाए कि आपके सामने जो बेटा क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसमें एक तरफ IB हो, दूसरी तरफ भी IB हो। तो मैंने कहा हो सकता है, बोले एक तरफ ये भी हो सकता है कि सर IB हो और दूसरी तरफ स्मॉल I। हमने कहा हो सकता है, बोले तब क्या होगा? हमने कहा तब कुछ नहीं होगा, तब ग्लाइकोप्रोटीन वही बनेगी, बदल जाएगी। ये वाली कौन सी थी? A, अब वाली कौन सी? B। ओके। और जब B बनेगी तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? B। नहीं आ रहा ना? आ रहा है? बताओ IA डोमिनेंट एलील है कि रेसेसिव? IB स्मॉल I। ये कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन? A। ये कौन सा? B। ये कौन सा? कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बना। बताओ IA में ब्लड ग्रुप, IB में ब्लड ग्रुप, IA स्मॉल I में A, IB स्मॉल I में B। यस और नो? सर यूं भी तो हो सकता है कि उन दो कुर्सियों में दो लोग अलग अलग लोग बैठ जाए। हमने कहा बैठा लो, बोले एक कुर्सी में IA बैठ जाए, दूसरी कुर्सी में IB बैठ जाए। हमने कहा बैठ सकता है। बताओ ये डोमिनेंट की रेसिड्यू, ये वाला, दोनों डोमिनेंट हैं। ऐसी कंडीशन में आरबीसी में A ब्लड ग्रुप भी बनेगा, B ब्लड ग्रुप यानी ग्लाइकोप्रोटीन A भी बनेगी, B भी बनेगी, और क्या आएगा? AB। यस और नो? सर चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि सर हो सकता है सर यहां पर भी स्मॉल I और स्मॉल पर भी स्मॉल I, और ऐसा हुआ तो आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन आएगी कि नहीं?
नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो ब्लड ग्रुप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ब्लड ग्रुप का नाम है ओ। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या ओ कोई ब्लड ग्रुप है? नहीं, ब्लड ग्रुप का एब्सेंट होना भी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ए होना ब्लड ग्रुप है, बी होना ब्लड ग्रुप है, ए बी होना ब्लड ग्रुप है, और ना ए होना ना बी होना, दोनों का ना होना भी एक ब्लड ग्रुप है, दैट इज नोन एज ओ। तो कई बार लोग बोलते हैं ओ को सर कौन कंट्रोल करता है? कोई नहीं। मतलब ओ वाला प्रोडक्ट बनता है कि नहीं? नहीं। ओ तो क्या है? एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस। एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस इज नोन एज रेसेसिव। इट्स ओनली 70% पीपल। मेरे साथ आप कितने एलील? दो। वारे मेरे बच्चे, कितने एलील? 3। एक कौन? एक कौन? एक और स्मॉल डोमिनेंट की रेसेसिव। और डोमिनेंट है तो क्या एमआरएनए बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा? एंजाइम बनाएगा? रिएक्शन करेगा? प्रोडक्ट बनाएगा? प्रोडक्ट का नाम ग्लाइकोप्रोटीन। क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा? क्या ये भी ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा? क्या ये भी बनाएगा? ये ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन ना बनना भी एक कैरेक्टर है। यस सर। लोग बोलते हैं अंधेरा एक कैरेक्टर। मैं कहता हूं पागल हो, उजाला ना होना इज अंधेरा। अंधेरा कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस करो, अंधेरा या कर ही नहीं सकते। तुम्हें उजाला खत्म करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा? अंधेरा। लेकिन मैं उजाला प्रोड्यूस कर सकता हूं। तुम भयानक अंधेरे में लेके जाओ, मैं टॉर्च जला दूंगा, क्या होगा? उजाला। तो जो प्रोड्यूस किया जाए दैट इज डोमिनेंट, और जो है ही नहीं उसी का नाम रेसेसिव। तो डोमिनेंट का एब्सेंट होना ही रेसेसिव है। प्रोडक्ट बनना इज डोमिनेंट, प्रोडक्ट ना बनना इज रेसेसिव। तो जब कोई मुझसे कहता है कि सर ये बताइए कौन सी जीन है जो डॉर्फनेस को कंट्रोल करती, तो मेरा कंटाप मारने का मन करता है, क्योंकि टॉलनेस का ना होना इज डॉर्फनेस। तो डॉर्फनेस को कोई भी जीन कंट्रोल नहीं कर। डॉर्फनेस इज अ रेसेसिव, इट इज अ एब्सेंस ऑफ टॉलनेस। नहीं आया? और ये बात ठीक एक देर पहले पढ़ाई गई है, जब उन्होंने पढ़ाया जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसी रिएक्शन, वैसा प्रोडक्ट, वैसा। और तब उन्होंने बताया कि केस नंबर 2, केस नंबर 3 जिसमें एंजाइम या फिर नॉन फंक्शनल है, वहां प्रोडक्ट फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का ना होना भी एक फिनोटाइप है, दैट इज रेसेसिव। तो रेसेसिव कोई फिनोटाइप नहीं है। दरअसल ये बात आप समझना नहीं चाहते। आप सुनो, मदद करो, बताओ IA होना क्या ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा? IB होना भी ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा? पर बताओ ये ग्लाइकोप्रोटीन A, ये ग्लाइकोप्रोटीन B, दोनों सेम है कि अलग अलग? और स्मॉल I होना ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनाएगा। यस और नो? अब आए लाइन से। तो अब बताओ ये जो एलील है ये रहती कहाँ है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पेयर के अनपेयर? पेयर। लोकस है? और लोग कितने? 3। कुर्सियां कितनी? 2। पॉसिबिलिटी कितनी? 6। बताओ कैसे 6 पॉसिबिलिटी? अभी बनाओ, बताओ। हो सकता है कि दोनों जगह IA। अब कोई प्रोडक्ट पे नहीं जाएगा। इधर देखो, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है सर एक जगह IA, एक जगह स्मॉल I। और कुछ हो सकता है? अच्छा बताओ। हो सकता है सर एक जगह IB, एक जगह स्मॉल I। यूं भी हो सकता है कि सर एक जगह IB, दूसरी जगह IB। यस और नो? सर यूं भी हो सकता है कि सर एक जगह IA, दूसरी जगह IB। हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सर एक जगह स्मॉल I, दूसरी जगह स्मॉल I। अब बताओ इन दोनों ही केस में ये डोमिनेंट होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस? ये लेकिन डोमिनेंट है। आरबीसी बनाएगी क्या? ग्लाइकोप्रोटीन A, ब्लड ग्रुप A। नहीं आया? क्या ये बनाएगा?
क्या ब्लड ग्रुप बी, बी बनाएगा? क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है? ये बना रहा है, क्योंकि जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसा रिएक्शन, वैसा प्रोडक्ट, वैसा फिनोटाइप। इनका प्रोडक्ट है ए तो फिनोटाइप ए, इनका प्रोडक्ट है बी तो फिनोटाइप बी। इन्होंने कहा हम बेटा दोनों तरीके के कलाकार, हम ए भी बनाएंगे बी भी बनाएंगे। तो ए और बी, ब्लड ग्रुप ए। तो मेंडल ने कहा ऐसा तो हमने कभी कहा ही नहीं था। मैंने कहा था दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस होगा, यहाँ दोनों एक्सप्रेस होंगे, एंड दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। एक डोमिनेंस की दोनों। तो बताओ ये मेंडल को फॉलो करता है कि नहीं करता? अब बताओ स्मॉल आई बनबे नहीं किया, कुछ भी नहीं बना और कुछ ना बनना भी, क्या ये जीरो है? जीरो मतलब ओ, तो क्या ओ कोई ब्लड ग्रुप है? यस, लेकिन उसमें कोई भी एंटीजन, इसका मतलब एंटीजन का ना होना भी एक कैरेक्टर है। एंटीजन का होना एक कैरेक्टर, दूसरे एंटीजन का होना दूसरा कैरेक्टर, दोनों एंटीजन का होना तीसरा कैरेक्टर, और एंटीजन का ना होना भी कैरेक्टर। नहीं आया? अब बोलते हैं कि सर ये मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करता। बताइए कितने लोग और जगह कितनी? तो कितनी पॉसिबिलिटी? 6। बोले इन 6 पॉसिबिलिटी को समझने का तरीका क्या है? P बराबर n/2 इंटू n+1 वेयर n इज द नंबर ऑफ एलील्स। एलील्स के जितने नंबर हैं उतनी पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोटाइप निकाल सकते हो। अब जैसे इस केस में 3 एलील थी तो 3/2 प्लस 3 धन 1, बताओ 3/2 गुणे 4, 2 दूनी 4 बराबर 6। बताओ कितनी फिनोटाइप जीनोटाइप पॉसिबल है? 6। 1 2 3 4 5 6। नहीं आया? आया? और चलिए जाते जाते आपको एक छोटा सा काम करके दे रहा हूं, अगर आप कर देंगे, क्योंकि सर इसमें मेंडल का कैसे अपोज हो गया, तो पहले मेंडल की तरह सोचो तो। और मेंडल ने कहा कि कितने तरीके के काम करने हैं, बुला गए। पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस F1, सेल्फिंग टू प्रोड्यूस F2 करें। चलो तो एक पेरेंट था मेल और एक था फीमेल, और अगर ये मेंडल की तरह सोच रहे, मेंडल नहीं है ये, क्योंकि मेंडल ने ब्लड ग्रुप पे काम, तो अगर मैं मेंडल की तरह सोच रहा हूं बेटा यहीं रहो, 5 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा तो ऐसे मर नहीं जाओगे, अभी बस बैग पकड़ने लगे, अब मैं 2 बजे तक पढ़ाऊंगा। ये क्या है? मेल की फीमेल? मेल। और ये फीमेल। और बोला मेल और फीमेल अगर पेरेंट और मेंडल की तरह सोच रहे हो, किसकी तरह? तो पेरेंट प्योर होगा कि इम्प्योर? प्योर। उन्होंने ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा लिया, ब्लड ग्रुप बी वाले बंदे के साथ क्रॉस करा दिया। लेकिन एक बात श्योर हूं मैं कि अगर कोई मेंडल की तरह सोच रहा है तो प्योर होगा कि इम्प्योर? तो बताओ ये क्या होगा? पता नहीं। आई ए। अब कुछ लोग मुझे यहां से बाहर मिलेंगे, कहेंगे सर आपने कैसे कह दिया, ए वाला तो आई ए स्मॉल आई भी हो सकता है। तो हम कहीं पटियाएंगे, क्योंकि ये क्या है? पेरेंट, एंड पेरेंट इज ऑलवेज प्योर। नहीं है? अब चलो इधर आओ, ये वाला बताओ, आई बी पक्का होमोजाइगस के हेटेरोजाइगस? कितने प्रकार का गैमीट? ए। बोलो कौन? आई ए। आया? कितने प्रकार का? 2। बोलो कौन? आई बी। आया? अब बताओ फ्यूज हो गया? क्या आया? आई ए आई बी। क्या होगा ब्लड ग्रुप? ए बी। ऐसे बिल्कुल समझ में ना आएगा तुमको, अभी तुमको समझ में ना आएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये था टॉल, ये था डॉर्फ, तो F1 क्या था? और एंटीराइनम, ये था रेड, ये था वाइट, F1 पिंक। यस और नो? ये बैठे हैं मेंडल, और मेंडल को अंगूठा दिखा रहे हैं, ये भी और ये भी। ये कैसे? मेंडल कहते हैं दोनों में से किसी एक का आएगा। किसने कहा? दोनों का ही नहीं आएगा, दोनों का ही, बीच का आएगा।
और ये कहता दोनों का आएगा। ये कौन? ए, ये कौन? बी, और ये कौन? ए बी। मेंडल कहते किसी एक का आएगा, वो कहता किसी का नहीं आएगा, वो कहता दोनों का आएगा। जो कहता है दोनों का आएगा वो है कोडॉमिनेंट, और जो कहता है किसी का नहीं आएगा वो है इनकम्प्लीट डॉमिनेंट, और जो कहता है किसी एक का आएगा वो है डॉमिनेंट। नहीं आया? टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।